तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी आर की थर्ड क्लास है, ठीक है। यानी आपको जो अभी तक 2 क्लासेस दी हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो रिवाइज कर ली होंगी और यही एक तरीका भी है बच्चों, ठीक है। उसको रिवीजन वगैरह करते रहना है आपको। बाकी अपना जो टाइम है, मतलब किस तरीके से किस सब्जेक्ट को टाइम देना है, उसको आपने मैनेज करना है, ठीक है। उत्तराखंड को जिसने नहीं पढ़ा है, मैं बार बार कहता हूँ उत्तराखंड को समय दे। जिसकी उत्तराखंड पहले से पढ़ी हुई है उसको देने की जरूरत नहीं है, आधा घंटा काफी है उसके लिए, सिर्फ रिविजन। और रिवीजन मतलब आपने नोट्स बने उसी को रिवाइज करो, आधा घंटा, इससे ऊपर नहीं पढ़ना है, ठीक। बाकी सब्जेक्ट वाइज अपना हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जो भी चीजें इसको बनाते रहिए, मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहें। जैसे कई बच्चे कहते हैं सर आप घर के लिए भी काम दीजिए, होमवर्क वगैरह भी शुरू कर दीजिए, ठीक है। मतलब होमवर्क देना, होमवर्क मैं दे दूंगा बच्चों। अभी फिलहाल आप सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए, जो आपके पास ऑब्जेक्टिव है उसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लगभग 3 महीने का समय है। दृष्टि आईएएस की क्विक बुक आपने पढ़ ली होगी या पढ़ रहे होंगे। उस दृष्टि आईएएस की क्विक बुक के साथ जो टॉपिक आप पढ़ते हो उसको आप लुसेंटो ऑब्जेक्टिव से या किसी अदर सोर्सेज, जहां भी आपके ऑब्जेक्टिव चीजें होती है वहां से उसको तैयार करना शुरू कर देना, ठीक है। होमवर्क की जो बात है, क्योंकि सिलेबस ओपन नहीं है, मेरी नजर में ये है कि सिलेबस ओपन नहीं किया। मैं हिस्ट्री में आपको एक एक चैप्टर दूं कि ये आज तैयार करूंगी, खुद ही आप अपने स्तर से उसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो आज आपकी आर की थर्ड क्लास आपकी है, ठीक है। सबसे पहले इसमें हेडिंग डालो इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति। क्या डालोगे? मुद्रास्फीति, महंगाई जिसको जनरली बोलते हैं अपनी व्यवहारिक लैंग्वेज में, ठीक है। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, यानी टॉपिक आपका क्या हो गया? मुद्रास्फीति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक। बेसिकली क्या होता है बच्चों, इसके जो आंकड़े होते हैं वो सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन निकालता है, ठीक है। आंकड़े कौन जारी करता है? इसको सीएसओ। आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? सीएसओ, यानी केंद्रीय सांख्यिकी जो ऑफिस है, केंद्रीय सांख्यिकी जो मतलब सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस जो भी है, सीएसओ इसको जारी करता है। ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म लिख लेना, सेंट्रल स्टैटिक्स, यानी केंद्रीय सांख्यिकी ऑफिस है शायद मेरे ख्याल से। तो इसके आंकड़े जारी करता है सीएसओ के द्वारा किए जाते हैं। और मासिक स्तर पे बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वर्तमान में आंकड़े जारी करते हैं, ठीक है। लिखो मासिक स्तर पे, मासिक स्तर पर, यानी मंथली जो है हम इस चीज को क्या करते हैं, जारी करते हैं। तो मुद्रास्फीति के आंकड़े कौन जारी करता है? बेसिकली करेगा तो सीएसओ करेगा, ठीक है। मुद्रास्फीति होती क्या है बच्चों? कुछ चयनित वस्तुओं की औसत कीमत में वृद्धि, यानी बेसिकली अगर कभी महंगाई है, कुछ चयनित यानी सभी नहीं, ठीक है, कुछ चयनित वस्तुओं की औसत कीमत में वृद्धि, चयनित वस्तुओं के औसत कीमत में वृद्धि, ठीक है। उसका एवरेज जो होगा औसत कीमत, औसत कीमत में अगर वृद्धि देखोगे तो अपने आप में क्या हो जाएगी, एक प्रकार से मुद्रास्फीति हो जाएगी। यानी कुछ चयनित वस्तुओं की औसत कीमत में जो वृद्धि होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मुद्रास्फीति बोलेंगे। औसत कीमत यानी एवरेज देखना है हमने, ठीक है। तो इसके अंदर आपको औसत कीमत में वृद्धि हो रही है तो मुद्रास्फीति यानी महंगाई होगी, यानी औसत कीमत को ही कीमत स्तर बोलते हैं। अगर ये जो औसत कीमत होगा ना, कीमत स्तर इसी को बोलते हैं। यही औसत कीमत क्या होता है? कीमत स्तर होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो ये व्यवहारिक लैंग्वेज में क्या है मैं बताता हूं आपको। जनरली मुद्रास्फीति मतलब है महंगाई। महंगाई का सीधा सीधा आपका तात्पर्य हो गया कि आपके द्वारा या जो भी आपने चयनित वस्तुएं ली है, लगभग 700 वस्तुओं को लेते हैं हम, ठीक है। उन वस्तुओं की एवरेज रेट में अगर वृद्धि हो रही है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो चयनित वस्तुओं की औसत कीमत में जो वृद्धि होगी उसको क्या कह दिया हमने? अपने आप में मुद्रास्फीति कह दिया। अब एक चीज याद रखना, जो ये चयनित वस्तुएं मैंने बोल रखा है, ये चयनित वस्तुएं ये सबके लिए अलग अलग हो सकती हैं। यानी अगर आप एक कंज्यूमर हैं तो आपके लिए वो चयनित वस्तुएं अलग हो जाएंगी। अगर आप एक उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर हैं, आपके लिए वो अलग हो जाएगी। या आप शहरी क्षेत्र में, आपके लिए अलग हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में तो अलग हो जाएगी। तो नोट करके लिखो, नोट करके नीचे लिखना, चयनित वस्तुएं अलग अलग हो सकती हैं। जैसे उपभोक्ता है, इसके लिए अलग होगी, ठीक है, कंज्यूमर। इसके अलावा उत्पादक है, इसके लिए अलग होगी। इसके अलावा शहरी क्षेत्र वालों के लिए है, अलग होगी। ग्रामीण क्षेत्र, मतलब कहने का ये मतलब है, हमने ये कहा कि हम लगभग कुछ औसत कीमत देखेंगे। यानी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमने 5 प्रोडक्ट पकड़े, ठीक है, लगभग उनके रेट मैंने ऐसे बता दिया, 30 रुपया, 40 रुपया, फिर 30 रुपया, या तीन लेना, ठीक है। तो ये कितना हो गया? देखो 30, 40 और 30 कितना हो गया? 100 रुपीज हो गया, ठीक है। किसी ईयर यानी 2000 सपोज 22 में था। अब मैंने क्या किया, अब ये जैसे इसका औसत कितना हो गया? औसत क्या होता है? तीनों को जोड़ के अपॉन 3, लगभग 33 पॉइंट कुछ हो गया, ठीक है, 33.3% हो गया, मतलब एवरेज हो गया इसका। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट ईयर देखा 2023 में,
वही चयनित वस्तु एक हो गई 35 की, एक हो गई 40 की और एक हो गई कितने की 45 की। अब फिर जोड़ो आप 40 40 90 और 95 और 100 130। अब एवरेज कितना हो गया डिवाइडेड बाय 3, तो लगभग कितना आएगा आपका 37 38। तो पहले 33 था, अब 37 38 आ गया। तो इसके बीच का जो गैप है वो परसेंटेज में निकालोगे, उसी को मुद्रास्फीति बोलते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो चयनित वस्तुओं की औसत कीमत में होने वाली ही वृद्धि ही अपने आप में क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। जो कि चयनित वस्तुएं ये क्या लिखोगे, अलग अलग हो सकती है, इन सबके लिए अलग अलग, ठीक है। चयनित वस्तुएं अलग अलग हो सकती हैं कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उस आधार पर, ठीक। अब देखना बच्चों, जो इसको चयनित वस्तु मतलब जो हम लोग देखते हैं मुद्रास्फीति, इसके लिए एक फॉर्मूला निकाला जाता है। हम देखते हैं कि वर्तमान कीमत कितना है, आधार कीमत कितना था। तो एक सूत्र लिख लो, P1 अपॉन, मतलब एक फॉर्मूला लिख लो, P1 अपॉन P0 इंटू 100, ऐसे निकालते हैं। इसका एक फॉर्मूला ये रफ में लिखना है, ठीक है, ये कोई एग्जाम में नहीं आने वाला। P1 अपॉन P0 इंटू 100, इससे, ठीक है। यहाँ पे P1 क्या है, P1 का सीधा सीधा मतलब है चालू कीमत, यानी आपकी जो वर्तमान में उस चीज की कीमत है, और P0 होगा आधार कीमत। अब मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है, ठीक है। चालू कीमत और P0 है आधार कीमत, ठीक है। देखो आधार कीमत, हम जब महंगाई चेक करते हैं वस्तुओं की है या नहीं है, हमें ये तो पता होना चाहिए ना, किसी से तो हम तुलना करें कि महंगा है या नहीं। मतलब मैंने कह दिया कि महंगाई हो रखी है, मुद्रास्फीति है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक रेफरेंस पॉइंट तो लेना पड़ेगा ना। तो उस रेफरेंस पॉइंट को ही आधार कीमत बोला गया। जैसे मैंने ये देखा कि किसी वस्तु की कीमत 2011 में 100 रुपए थी। अब मैं ये मैंने आधार कीमत ले लिया, आधार ले लिया उसको। अब मैं जब मुद्रास्फीति वर्तमान में चेक करूंगा, इसके कंपेयर में देखूंगा, मतलब अभी वर्तमान में वही चीज 110 की है तो मैं कहूंगा मुद्रास्फीति 10% है। अगर वही कीमत अगर कम होगी तो मैं कहूंगा मुद्रास्फीति इतनी है। तो आधार वर्ष हमें कहीं ना कहीं बच्चों चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो ये पेपर में आने वाला नहीं है, सूत्र मैंने नॉर्मल आपको बता दिया कि इस तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक। अब देखो बच्चों, भारत में मापन कैसे किया जाता है, ये तो कुछ नहीं आने वाला पेपर में, ये तो सिर्फ एक मतलब होता नहीं कि टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको पता तो होना चाहिए कि क्या स्टार्ट करने वाली बात। तो लिखो भारत में मुद्रास्फीति का मापन, यानी भारत में किस तरीके से हम मुद्रास्फीति को मापते हैं ये पता होना चाहिए। लिखो भारत में मुद्रास्फीति का मापन। देखो भारत में बच्चों जो नीतिगत स्तर पे है, होलसेल प्राइस इंडेक्स लिया जाता है, ठीक है। यानी भारत में लिखो नीतिगत स्तर पर होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI का प्रयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक, ब्रैकेट में लिख लो इसको हिंदी में, थोक मूल्य सूचकांक। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है भारत में नीतिगत स्तर पर मुद्रास्फीति के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है। इसको बोलते हैं WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसका प्रयोग किया जाता है नीतिगत स्तर पे। आंकड़े इसके जो जारी करता है बच्चों, वो करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ठीक है। इसके आंकड़े कौन निकालता है, आप देख लेना WPI के आंकड़े कौन निकालता है, कोई चेक करने की जरूरत, मतलब आप नेट पे देख लेना, लेकिन इसको ब्रैकेट में लिख लो आंकड़े, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ठीक है। अब देखो बच्चों WPI का भी, अब जैसे मैंने कहा कि यार महंगाई ऐसे, कोई ना कोई आधार वर्ष तो होना ही चाहिए ना, किस आधार पर निकालूं मैं WPI का आधार वर्ष, WPI का आधार वर्ष, ठीक है। ये निकालना बच्चों 2011-12। इसका क्या मतलब है, मैं जो अगर महंगाई मुद्रास्फीति निकाल रहा हूं, मैं ये चाहूंगा कि मैं ये देखूंगा कि हमने जो वस्तुएं सेलेक्ट की हैं, लगभग 700 वस्तुएं, इसमें ब्रैकेट में लिखो, मैंने कहा ना कि चयनित वस्तुओं की औसत कीमत में वृद्धि लगभग 700 वस्तुएं होती हैं। अब कैसे इसको देखो, हमने क्या किया, आप अगर एक उपभोक्ता हैं, आपकी जो नेसेसरी चीज है, आप दाल खाना है, आपको दूध चाहिए, आपको एग चाहिए, आपको आटा चाहिए, तेल चाहिए, चावल चाहिए, सब्जियां चाहिए, इन सबको मिला के कपड़े चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, 700 वस्तुओं को हमने औसतन लिया। हमने ये चेक किया उन 700 वस्तुओं की औसत कीमत कब कितनी थी, आधार वर्ष 2011-12 में। उन्हीं 700 वस्तुओं को वर्तमान में हम चेक करेंगे इसके कंपेयर में। अगर उन 700 वस्तुओं की औसत कीमत उस समय अगर कितना आई, सपोज 10 रुपये आई, सपोज उस समय, ठीक है, औसत। वर्तमान में अगर उसकी अभी कीमत 12 रुपये आई तो मुद्रास्फीति कितना हो जाएगी, 20% हो जाएगी। इस तरीके से कुछ इसको समझना है, ठीक है। यहाँ इसको डिटेल में जानने की आपको जरूरत नहीं है, बेसिक में जितना कुछ किताब में एग्जाम में आ सकता है वो। बच्चों एक और तरीका होता है मापन के लिए, उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। लिखो भारत में CPI के लिए वर्तमान आधार वर्ष, ये भी एक तरीका है, ठीक है, लेकिन नीतिगत स्तर पे यही है। CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य
सूचकांक, ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए हम कौन से आधार वर्ष का यूज करते हैं, मतलब हमारा बेस ईयर क्या है 2012, ठीक है। अब बच्चों देखना, जो WPI के आंकड़े हैं वो प्रतिमाह निकलते हैं और अभिजीत सेन समिति के ही मतलब इसमें क्या रहे थे, मतलब इसकी सिफारिश पे लिखो WPI के आंकड़े, यानी थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े जो है प्रतिमाह निकलते हैं, लिखो के आंकड़े जो हम देखेंगे, इसके आंकड़े जो हैं वो कैसे निकलते हैं, पर मंथ, ठीक है, प्रतिमाह निकलते हैं। और ये किसके कहने पे प्रतिमाह निकले, अभिजीत सेन समिति, अभिजीत सेन समिति की सिफारिश पे, ठीक है। इससे पहले क्या होता था, प्रति सप्ताह, पूर्व में लिखो, पूर्व में क्या होता था, प्रति सप्ताह, हर हफ्ते निकलते थे। अब क्या हो गया बच्चों, हर हफ्ते न निकलते हुए प्रति मतलब माह हम लोग क्या निकालते हैं, WPI के अपने आप में मतलब अभिजीत सेन समिति की सिफारिश पे WPI के आंकड़े प्रति माह हमारे द्वारा जारी किए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, भारत में मुद्रास्फीति की दर के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है, लिखो, भारत में मुद्रास्फीति की दर ये निकाली जाती है बच्चों YOY तरीके से, ईयर टू ईयर, यानी जो तरीका है हमारा, जो स्फीति की दर है वो कैसे निकालते हो, तो ईयर टू ईयर, ठीक है, लिखो इसको ब्रैकेट में, ईयर टू ईयर, यानी वर्ष टू वर्ष, वर्ष से वर्ष। यानी हम ये देखेंगे, इसका अर्थ बताता हूं, हमने जो मुद्रास्फीति की दर हम कैसे चेक करते हैं, वो ईयर टू ईयर निकालते हैं। जैसे देखो, हमने क्या किया, WPI का आधार वर्ष 2011-12 रखा, ठीक है। हमने ये देखा कि 2011-12 में उसका कितना था। अब हमने क्या करना है, पिछले साल उसी टाइम पे, उसी महीने उन वस्तुओं की औसत कीमत क्या थी, सेम समय में इस साल उन वस्तुओं की औसत कीमत क्या है, उसको हम कंपेयर करेंगे और 2011-12 के आधार वर्ष में। अब आपको इसका मतलब समझाता हूं, देखो अभी क्या चल रहा है, सितंबर 2023, हम लोगों ने क्या किया, सितंबर 2000 इधर लिख देता हूं, ठीक है। YOY का मतलब समझाता हूं आपको, ये तो आपने लिख लिया ना। अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा कि ये नीतिगत मतलब YOY क्या है, ईयर टू ईयर आधार पर निकाला जाता है, देखो YOY क्या होता है, ईयर टू ईयर, ठीक है। हमने क्या किया, यहां लिख दिया सितंबर 2022, ठीक है, सेम मंथ लिखेंगे हम, सितंबर 2023। अब हमने यहाँ 4 वस्तुएं पकड़ी, सपोज 4 वस्तुएं पकड़नी, ठीक है, औसत 3 मतलब जो 4 वस्तुएं मेन ये हमने उसका देखा, कोई A वस्तु थी, उसकी कीमत 60 रुपये थी, B वस्तु थी, उसकी कीमत 70 रुपये थी, C वस्तु थी, उसकी कीमत 65 रुपये थी, D वस्तु थी, उसकी कीमत 50 रुपये थी, ठीक है। अब एग्जैक्टली हमने इसका एवरेज निकाला। औसत कैसे निकालोगे, सबको जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद डिवाइड कर दोगे 1 2 3 4 से, ठीक है। जैसे कुछ एवरेज आ गया, सपोज एवरेज इसका मैं रफली लिख रहा हूँ 62 आ गया सपोज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उन्हीं वस्तुओं को यहाँ पे देखेंगे, जो 60 रुपए की थी सपोज वो कितने की होगी, 62 की होगी, कोई कितने की होगी, 73 की होगी, कोई 65 की जगह 61 होगी, कोई 50 की जगह 45 होगी, और इसका एवरेज हमने निकाला। सपोज एवरेज कितना आ गया बच्चों हमारा, सपोज 65 आ गया, 65, ठीक है। अब देखो 62 का 65 हो गया, यानी 3, यानी इसको हम परसेंटेज में व्यक्त कर देंगे। हमने क्या किया, ईयर टू ईयर चेक किया, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको, इस आधार पे हमने क्या किया, मुद्रास्फीति। अब इसको समझाने का यहाँ समय नहीं है, क्योंकि हम प्री एग्जाम के आधार पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप सिर्फ ये याद रखना कि ईयर टू ईयर यहाँ पे हम चलाते हैं और ईयर टू ईयर बेसिस पे हमने क्या कर रखा है, मुद्रास्फीति की कैलकुलेशन के लिए तरीका अपना है, ठीक है। अब देखना बच्चों, 2 प्रकार की मुद्रास्फीति और होती है, क्या पता कभी पूछ दे। एक को बोलते हैं कोर मुद्रास्फीति, एक को बोलते हैं हेडलाइन मतलब अपने आप में इन्फ्लेशन, ठीक है। तो लिखो 2 प्रकार की मुद्रास्फीति और लिख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि मुद्रास्फीति 2 प्रकार की होती है, ठीक है। अब इसका भी पता होना चाहिए आपको, देखो कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। ये कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, यानी हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या होता है, देखो। अब बच्चों क्या होता है, जब हम लोग मुद्रास्फीति का मापन करते हैं ना, कई बार क्या होता है, महंगाई जो है कुछ ऐसी कारणों से भी हो सकती है जो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, मॉनसून और कृषि फसल के उत्पादन भी यहाँ महंगाई को निर्धारित करती है। जैसे क्योंकि जो 700 वस्तुओं की हमने टोकरी पकड़ी ना, उसमें कृषि से संबंधित चीजें भी होंगी। अब बहुत अच्छा मॉनसून हुआ, अच्छी खासी बारिश हुई, तो प्रोडक्शन आपका ज्यादा हो गया। प्रोडक्शन मार्केट में पर्याप्त है या तो आपको वो चीजें सस्ती मिलेंगी, और प्रोडक्शन कम हो गया, मॉनसून कमजोर पड़ गया, वो चीजें महंगी हो जाएंगी। अब मौसम ने सस्ता महंगा किया तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, या कच्चा तेल है, कच्चा तेल या ईंधन से संबंधित चीजें, विदेशी से आपका वहां सामान आ रहा है, किसी
कि वहाँ पंगा हो गया, आपको नहीं दिया, तो आपके वहाँ कच्चा तेल महंगा हो गया, ईंधन महंगा हो गया, फिर आप क्या करोगे? तो चीज़ें आपकी महंगी होनी होनी, वो आपके हाथ में नहीं है। तो जब हम मुद्रास्फीति की गणना करते हैं, यदि हम कृषि से संबंधित वस्तुओं और ईंधन से संबंधित वस्तुओं को शामिल नहीं करेंगे तो उसको कोर इन्फ्लेशन बोलेंगे। तो लिखो, मुद्रास्फीति की गणना में, पूरा लिखना, मुद्रास्फीति की गणना में जब कृषि व ईंधन से संबंधित, कृषि व ईंधन संबंधित वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है, वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्यों ऐसा करते हैं बच्चों? क्योंकि ये नीतिगत स्तर पे ज्यादा बेटर माना जाता है, ठीक है, पॉलिसी लेवल पे बेहतर माना जाता है। लिखो, बेहतर माना जाता है। क्यों? अब आपके हाथ में है ही नहीं, वो अनावश्यक रूप से कभी सस्ता दिखा देगा, कभी महंगा, क्योंकि कृषि से संबंधित चीजें आपके हाथ में कहाँ है? बारिश ही नहीं होगी तो। लेकिन हेडलाइन में क्या होगा? हम इसको शामिल करेंगे। तो लिखो, जब मुद्रास्फीति की गणना में कृषि व ईंधन से संबंधित चीजों को शामिल किया जाता है, कृषि और ईंधन से संबंधित चीजों को शामिल किया जाता है, उसके बाद क्या हो गया बच्चों? अपने आप में ये एक प्रकार की हेडलाइन इन्फ्लेशन हो गया। इसको भी आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब देखना है बच्चों, कुछ मुद्रास्फीति ऐसी होती है जिसका नाम जैसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन लिखो, यानी जो कॉस्ट है, यानी जो कॉस्ट को क्या बोलते हैं, मतलब जो दर होती है उसको पुश करने वाली, ठीक है। अगला लिखो, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश मुद्रास्फीति, ठीक है, इन्फ्लेशन लिख दिया मैंने। यानी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है, कई बार क्या होता है बच्चों, आपके वहां उत्पादन संबंधी लागत महंगी हो जाती है। किसी चीज का प्रोडक्शन करना है, उसकी कॉस्ट महंगी आ जाती है। हो सकता है कि आपने प्रोडक्शन किया, आपके वहां भंडारण क्षमता नहीं है, आपके वहां रोड नहीं है, हाईवे नहीं है, चीजों को एक जगह दूसरे पहुंचाने में चीजें नहीं है, कच्चा माल नहीं है। यानी जब उत्पादन से संबंधित चीजें महंगी हो जाती हैं, अर्थात उत्पादन संबंधित लागत के ऊंचा होने से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है, ठीक है। लिखो, उत्पादन से संबंधित, उत्पादन संबंधित पूरा लिखना है, ठीक है। उत्पादन संबंधित लागत के महंगा होने से, लागत अधिक होने से, ठीक है, अधिक होने से। अब बताओ, जब कोई उत्पादन कर रहे हैं आप, उसकी लागत ही महंगी होगी, कॉस्ट महंगी होगी, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलेंगे, ठीक है, उत्पादन संबंधी लागत के अधिक होने से। जैसे इसके ब्रैकेट में लिख लो, आप लोग क्या लिखोगे? कच्चा माल महंगा है, बिजली नहीं है, श्रम महंगा है, लेबर, भंडार महंगा है, भंडारण करने की क्षमता, तो ये सब चीजें, परिवहन महंगा है, तो ऐसी चीजों से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। दूसरा बताओ तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है, डिमांड यानी मांग आधारित, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब आपके वहां प्रोडक्शन कम है लेकिन डिमांड ज्यादा होगी, लोगों ने ज्यादा डिमांड की, ज्यादा मांगा तो चीजों की शॉर्टेज होगी, तो चीजें महंगी हो गई, ठीक है। तो इसमें लिखो, वस्तुओं की अत्यधिक मांग के कारण उत्पन्न होने वाली, लिखो, वस्तुओं की अत्यधिक मांग से उत्पन्न होने वाली, ठीक है, वस्तुओं की अत्यधिक मांग से उत्पन्न होने वाली, अत्यधिक मांग से उत्पन्न होने वाली मुद्रास्फीति को क्या बोलते हैं बच्चों? डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? मुद्रा की मात्रा, ब्याज की दर, सरकारी बजट में अधिक खर्चे से भी हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने ब्याज सस्ते कर दिए, मार्केट में ज्यादा डिमांड होगी क्योंकि उनको लोन मिला, पैसा मिला, ब्याज दर कम होने से लोगों ने पैसा लिया, पैसा लेने से उसने वस्तु की मांग की, आपके यहाँ प्रोडक्शन कम हो गया, तो इससे भी क्या होता है बच्चों? अत्यधिक हो सकता है, ठीक है। तो अत्यधिक मांग से, जैसे ब्याज, इसका क्या कारण हो सकता है? ब्याज दर कम, ब्याज दर कम होगा तो क्या होगा? लोग लोन लेंगे या पैसा लेंगे तो उसका खर्च करेंगे, यानी ब्याज दर कम होगी तो खर्च करेंगे, तो डिमांड करेंगे, वस्तुएं नहीं हुई तो महंगी हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा उच्च राजकोषीय घाटे का क्या मतलब हुआ? क्योंकि सरकार ने अपने राजकोष में ज्यादा खर्च किया होगा तो मार्केट में पैसा होगा तो लोगों की जेब में होगा, तो डिमांड करेंगे तो चीजें मतलब अपने आप में क्या हो सकती हैं बच्चों? ज्यादा मतलब महंगी हो सकती हैं, ठीक है, डिमांड पुल। अब देखना बच्चों, भारत में जो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए, अगर भारत में ये चीजें दूर करनी है या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को दूर करनी है, तो आरबीआई कई तरीके की चीजें अपनाता है, वो हमने नहीं देखनी है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, वो नहीं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो, मुद्रास्फीति की दर और समृद्धि में क्या संबंध होता है? एक नोट करके लिखो, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखना, ठीक है। समृद्धि मतलब ग्रोथ जो बोलते हैं, देश की जो ग्रोथ हो रही है ना, जीडीपी ग्रोथ जो बोलते हैं, लिखो, इन्फ्लेशन नोट करके लिखना, मुद्रास्फीति व समृद्धि में सकारात्मक संबंध होता है, मुद्रास्फीति व समृद्धि में सकारात्मक संबंध होता है, पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है बच्चों? इन्फ्लेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीडीपी,
यानी अगर आपके देश की जीडीपी बढ़ती है, ठीक है, महंगाई जीडीपी बढ़ती है, तो आपके वहां महंगाई भी बढ़ेगी। सीधा सीधा संबंध है। कैसे? आपके वहां बहुत समृद्धि हुई, ग्रोथ हुई थी, लोगों के पास पैसा आएगा। ग्रोथ का मतलब क्या है? पैसा आएगा। पैसा आएगा तो लोगों की मांग बढ़ेगी, चीजों को डिमांड करेंगे तो अगर सप्लाई चेन अगर आपकी प्रॉपर नहीं है, आपके यहाँ आपूर्ति श्रृंखला बहुत बेहतर नहीं है, तो जो चीजें हैं वो शॉर्टेज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? चीजें महंगी हो जाएंगी। ठीक है, पहला तो एक आप ये पॉइंट नोट करना इस वाले को। दूसरा पॉइंट आपको क्या नोट करना है बच्चों? इसी के साथ साथ जो मुद्रास्फीति की दर है ना बच्चों, बेरोजगारी के उल्टी होती है। यानी मुद्रास्फीति लिखो, अगला लिखो, सेकंड नोट लिखना है। ठीक है, मुद्रास्फीति की दर पूरा लिखना। मुद्रास्फीति की दर वह बेरोजगारी की दर में नकारात्मक संबंध होता है, की दर में नकारात्मक संबंध है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी घटेगी। ठीक है, अब कैसे घट रही होगी? ग्रोथ। जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी, समझो मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो ये यहां हमने देखा कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो समृद्धि, यानी ग्रोथ बढ़ रही है तो मुद्रास्फीति बढ़ रही है। अब जब ग्रोथ बढ़ेगी तो देश में क्या समृद्धि आएगी? तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। आप प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा, इंडस्ट्री काम कर रही है, ज्यादा आपके वहां निवेश हो रहा, हर चीज बेहतर हो रही, तो लोगों को रोजगार मिलेगा ना। तो मुद्रास्फीति, जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो बेरोजगारी की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन उससे क्या होगा? महंगाई भी तो बढ़ेगी। तो मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर में हमेशा नकारात्मक संबंध होता है, ये याद रखना। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। इनके बीच उल्टा संबंध है, इनके बीच उल्टा है। ठीक है, ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा ये भी घटेगा, लेकिन यहां उल्टा हो जाएगा। ये संबंध आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, इसी के क्रम में हम इसके लिए एक वक्र का प्रयोग करते हैं। उस वक्र को मैं यहाँ समझाऊंगा नहीं। ठीक है, उसमें कुछ इस तरीके का एक फिगर होता है बच्चों। यहाँ आपको देखना पड़ता है कि बेरोजगारी की दर क्या है, यहाँ लिखोगे जीडीपी की दर क्या है। इस तरीके से कुछ डायग्राम बनता है, उसको बोलते हैं फिलिप वक्र। एक नोट करके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखो, मतलब एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखो इसको। मुद्रास्फीति, समृद्धि और बेरोजगारी की दर को दिखाने के लिए, मुद्रास्फीति, समृद्धि वो बेरोजगारी की दर को दिखाने के लिए एक वक्र का प्रयोग किया जाता है जिसे बोलते हैं फिलिप वक्र। ये कहां पढ़ोगे आप बताता हूं। जब आप आरओ का मेंस दोगे, ठीक है, आप आरओ का मेंस वगैरह जब दोगे, वहां जब डीप स्टडी कराऊंगा तो वहां मैं इसको समझा दूंगा। ठीक है, अभी सिर्फ ये समझो कि इनके बीच रिलेशन दिखाने के लिए हम डायग्राम दिखाते हैं, उसको फिलिप वक्र। अब क्वेश्चन पूछेगा फिलिप वक्र का संबंध किस चीज से है, तो आप सीधे बता सकते हो मुद्रास्फीति, समृद्धि और बेरोजगारी के बीच संबंध, या इनके बीच आपस में रिलेशन दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? फिलिप वक्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखना बच्चों, जो उर्जित पटेल समिति है, एक कमेटी बनी थी, आरबीआई के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं शायद, तो उर्जित पटेल समिति द्वारा मुद्रास्फीति की दर कितनी सजेस्ट की गई थी? लिखो, उर्जित पटेल समिति द्वारा, उर्जित पटेल समिति द्वारा जीरो मुद्रास्फीति नहीं हो सकती। ठीक है, अगर जीरो मुद्रास्फीति होगी तो आपके यहाँ ग्रोथ ही नहीं होगी। आप ऐसा हो ही नहीं सकता बिल्कुल महंगाई नहीं हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। कभी ऐसा मत सोच रहे ना महंगाई होगी क्यों नहीं, जीरो होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं होगा बाबू। इकोनॉमी अगर पढ़नी है तो इसको समझना पड़ेगा। बिना महंगाई के देख लो ग्रोथ में क्या रिलेशन होगा, उल्टा रिलेशन हो जाएगा। महंगाई नहीं बढ़ेगी तो आपकी बेरोजगारी भी नहीं घटेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, महंगाई बढ़ेगी तो ही बेरोजगारी घटेगी। दूसरा, महंगाई बढ़ रही है इसका मतलब ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगर अन्य बातें सामान्य रहे तो ठीक है, अभी अन्य बातों को छोड़ दो। तो लिखो, उर्जित पटेल समिति द्वारा मुद्रास्फीति की दर कितनी बताई गई? ठीक है, उर्जित पटेल समिति द्वारा मुद्रास्फीति की दर कितनी होनी चाहिए? इसने कहा मुद्रास्फीति की दर होनी चाहिए बच्चों 4%, ब्रैकेट में लिखो ±2। ठीक है, यानी उर्जित पटेल समिति जो है उसने कहा कि मुद्रास्फीति हमेशा 4 को कॉमन रखो, इससे 2 ज्यादा या 2 कम के बीच हमें रोटेट करनी होगी। कभी 4.5 रख लो, कभी 5 हो जाए, कभी 5.5, कभी 6। 6 से अगर ऊपर बढ़ती है तो हमारे नुकसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा महंगाई हो जाएगी, लोगों के पास इतनी परचेजिंग पावर नहीं है। और 2 से भी कम होती है तो भी नुकसान है। इसका मतलब आपके देश में ग्रोथ ही नहीं हो रही है, आपके देश में विकास ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो उर्जित पटेल समिति ने जो रिकमेंडेशन की थी, इसको भी आप लोगों को क्या करने की जरूरत है? ध्यान में रखने की जरूरत है बच्चों। ठीक है, अब देखो एक सुपर डुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखो, जब महंगाई होती है उससे किसको फायदा होता है और किसको नुकसान होता है? ठीक है, लिखो, मुद्रास्फीति से यानी महंगाई से किन लोगों को फायदा होता है, किन लोगों को नुकसान होता है? गूगल से भी आज सर्च करोगे। ठीक है, गूगल में भी चेक करोगे आज।
ये क्वेश्चन लिखना, मुद्रास्फीति से लाभ, यानी महंगाई से किसको लाभ होता है ये ध्यान रखना है। एक तो होता है बच्चों व्यापारी व उद्योगपति को, ठीक है, जो नियोक्ता के रूप में काम करते हैं। पहला लिखो व्यापारी व उद्योगपति, व उद्योगपति, ब्रैकेट में नियोक्ता, जब ये नियुक्ति करते हैं, ठीक है, नियोक्ता के रूप में इनको क्या होता है बच्चों, फायदा होता है, ठीक है। क्यों? क्या अगर इसने किसी को नियोक्ता रखा, कोई व्यापारी है, अगर पहले उसने जो बात की थी उसको इतनी सैलरी दूंगा, 10,000 रुपये सैलरी दूंगा, और जब एक महीने बाद देखा महंगाई बढ़ गई है तो 10,000 की वैल्यू कितनी है, फायदा तो उसको हो गया है, तो 10,000 देना पड़ रहा है ना, लेकिन महंगाई के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। दूसरा पॉइंट लिखो बच्चों इसके अंदर, देनदार को, यानी जिसके ऊपर ऋण है, ठीक है, देनदार को, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है देनदार मतलब का, यानी इसका मतलब है ऋणकर्ता को, जिसके ऊपर ऋण है, जिस जो डेब्ट है, ठीक है, ऋणकर्ता जिसके ऊपर उधार है। कैसे फायदा होगा? 10 साल पहले आपने अपने दोस्तों से 5,000 रुपए लिए थे, या 10,000 लिए थे, या 15,000 रुपए लिए थे 10 साल पहले, आज उसको रिटर्न करोगे। अब बताओ उसको उस 10,000 10 साल पहले जिसकी इतनी वैल्यू थी, आज महंगाई इतनी पहुंच गई, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो आपको तो फायदा होगा, लेकिन आपके दोस्तों को नुकसान हो गया जिससे आपने लिया था, ठीक है। मुद्रास्फीति के फायदे लिखो। अगला लिखो बच्चों, बॉन्ड इश्यूअर को, जो बॉन्ड जारी करते हैं, ठीक है, उसने जो बॉन्ड किया, बॉन्ड इश्यू, जो बॉन्ड इश्यू करते हैं उनको, ठीक है, यानी बॉन्ड इश्यूअर को कैसे हुआ, उसने कुछ बॉन्ड जारी किया आपके लिए और 100 रुपये का, ठीक है, और 5 साल बाद देखा 100 रुपये की वैल्यू खत्म हो गई महंगाई के चक्कर में, तो आपको तो फायदा, उसको तो फायदा हो गया जिसने इश्यू कर रखा है, ठीक है। अगला देखो बच्चों, मुद्रास्फीति से हानि लिखो, किसको नुकसान होता है मुद्रास्फीति का, इसको हमने देखना है। मुद्रास्फीति से हानि होती है बच्चों, एक तो स्थिर आय वाले लोगों को, ठीक है, जिसकी इनकम फिक्स है, इनकम फिक्स है, जिसकी फ्लैक्चुएट नहीं होती है, उसको नुकसान होता है, स्थिर आय वाले। पहला पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखना है बच्चों, इसमें आपको लेनदार को, जिसने लेना है, जिसने आपके दोस्त को, ठीक है, जिसने उधार लेना है आपसे, वापस लेना है उसको, ठीक है, लेनदार को। थर्ड पॉइंट आपने लिखना है बचतकर्ता को और बॉन्ड होल्डर को, ठीक है। देखो बचतकर्ता वो बॉन्ड होल्डर, सेविंग की महंगाई होगी तो उस बचत का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, बचतकर्ता और बॉन्ड होल्डर, जिसने बॉन्ड को लिया है, ठीक है, होल्ड किया अपने पास। उस बेचारे ने सोचा कि 100 रुपये का ले रखा है मैंने बॉन्ड, और कल के दिन जो है मैं इसको बेचूंगा, और बेचूंगा तो मुझे ज़्यादा मिलेगा, वहाँ महंगाई हो गई, वो 100 रुपये की वैल्यू भी खत्म रही, 110 रुपये का बेच रहा है तो वो भी कुछ नहीं लगेगा उसको, ठीक है। तो बॉन्ड होल्डर को ये इससे फायदे और नुकसान हो गए, ठीक। इसके बाद अगला टॉपिक लिखो बच्चों, कभी कभी आता है ओम्बड्समैन, पॉलिटी के अंदर हम आ जाते हैं, ठीक है, लोकपाल जो आपको होगा, इससे सिर्फ और सिर्फ फैक्ट कराए जाएंगे आपको, ठीक है। देखो लोकपाल, 4-5 क्वेश्चन करा दूंगा। ये बच्चों ओम्बड्समैन का भारत में रूप है, ठीक है, इसको लिखो ओम्बुड्समैन, ठीक है। इस लोकपाल को भारत में, मतलब ओम्बुड्समैन, ठीक है, इस ओम्बुड्समैन को ही भारत में लोकपाल नाम दिया गया, और ये ओम्बुड्समैन की संकल्पना 1809 में स्वीडन से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? स्वीडन से, ठीक है। बेसिकली ये जो लोकपाल है बच्चों, लोकपाल या लोकायुक्त, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है, एक प्रकार के सरकारी तंत्र हो, सार्वजनिक क्षेत्र हो, वहाँ कहीं भी जब भ्रष्टाचार होता है तो उस पर अटैक करने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है, जिसको वर्ल्ड लेवल पे ओम्बड्समैन, स्पेशली स्वीडिश देश में कहा गया, स्कैंडिनेवियन देशों में कहा गया। 1809 से इसकी संकल्पना शुरू होती है, और जो भारत में लोकपाल या लोकायुक्त का सुझाव दिया था वो दिया था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने, ठीक है। तो लिखो भारत में लोकपाल ऑब्लिक लोकायुक्त का सुझाव, लोकपाल ऑब्लिक लोकायुक्त का सुझाव, इसको सुझाव दिया था बच्चों, लिखो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है, इसने दिया था 1966-67 में, ठीक है, यहाँ पर ये बनाया गया था, इसी ने भारत में पहली बार लोकपाल का क्या दिया था? सुझाव दिया। इससे आगे देखना अब, तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के गठन 1966-67 में हुआ था। इसी ने कहा था कि भारत में लोकपाल या लोकायुक्त तो होना चाहिए। अब इसके बारे में थ्योरेटिकल डीप स्टडी यहाँ पे नहीं संभव है बच्चों, ठीक है, क्योंकि कोर्स भी देखना है और ऐसे पोर्शन को भी कवर करना है जहाँ से स्कोर हम लोग कर सकें। तो जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था, इसके जो अध्यक्ष थे, लिखो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष स्टार्टिंग में बच्चों मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई थे, ठीक है, मोरारजी देसाई जी थे। बाद में भारत के उप प्रधानमंत्री बने या कहीं के सीएम बने, आप देख लेना इनको। उसके बाद लिखो, बाद में लिखो हनुमंतैया, हनुमंतैया,
हनुमंतैया, ठीक है। हनुमंतैया जी बाद में इसके अध्यक्ष बने जब मोरारजी देसाई छोड़ चुके थे इस पद को। तो प्रथम शासन सुधार ने भारत में कहा था कि लोकपाल या लोकायुक्त तो होना चाहिए। तो पहली बार भारत के संसद में लोकपाल बिल कब पारित हुआ, लिखो ना, पेश किया गया, लिखो संसद में पहली बार लोकपाल बिल, संसद में पहली बार लोकपाल बिल लाया गया 1968 में इंदिरा गांधी जी के समय। पीएम कौन थी, लिखो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी क्या थी उस समय पे, पीएम थी। इन्हीं के समय में भारत में पहली बार क्या लाया गया, 1968 में इस बिल को लाया गया था, ठीक है। लोकपाल बिल को संसद में पहली बार कब पेश किया गया था पूछेगा तो 1968 में, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट जो वर्तमान का है वो 2013 का है। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट, लोकायुक्त एक्ट ये कब का है, 2013 का है। अब देखना, मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज छेड़ दी है कि लोकपाल या लोकायुक्त तो आपको पढ़ना चाहिए। एक बार इसको ना ऊपर ही जहां से गूगल वगैरह से पढ़ लेना, ओम्बड्समैन क्या है, क्या काम करता है, बहुत आपको ना, क्योंकि प्रीलिम्स के एग्जाम के हिसाब से मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ जानने की जरूरत है। एक थोड़ा वो देखना कि इस राज्य ने सबसे पहले रखा था, महाराष्ट्र ने संभवतः इसको सबसे पहले अपने राज्य विधानसभा में लेके आई थी। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही है, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैथ्स का टाइप 1 तो मैंने करा दिया था, मैथ्स का टाइप 2 लिखो। जिस बच्चे की मैथ्स रीजनिंग ऑलरेडी अच्छी है वो छोड़ सकता है यहाँ से क्लास, ठीक है, यहाँ पे वो छोड़ सकते हैं। लेकिन जिसकी नहीं है बहुत बेहतर मैथ्स रीजनिंग, या जो बहुत मतलब बेसिक बारीक चीज़ों के लिए परेशान हो रहा है कि यार इसमें थोड़ा सा इतना मार्क्स आ जाए, वो लोग स्टे करना, ठीक है। बाकी के लिए आज की क्लास हो चुकी है। जो मैथ्स रीजनिंग वाले नहीं है, ठीक है, टाइप 2 क्वेश्चन लिखो। पहले पूरा क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। ये है वही वाला क्वेश्चन, कौन सा, मुर्गी गाय सिर पैर वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग इसमें लिखिए, पूरा क्वेश्चन लिखिए। एक आदमी की, पूरा लिखना है, एक आदमी के पास कुछ गाय व मुर्गियां हैं, ठीक है, पूरा लिखना पहले। एक आदमी के पास कुछ गाय व मुर्गियां हैं जिनमें सिरों की संख्या, हेड, पूरा लिखना, जिसमें सिरों की संख्या 48 है जबकि पैरों की संख्या, ठीक है, जबकि पैरों की संख्या 140 है। एक आदमी के पास कुछ गाय, मतलब कुछ गाय व कुछ मुर्गियां हैं जिसमें सिरों की संख्या 48 वो पैरों की संख्या 140 है, ठीक है। पैरों की संख्या कितनी है बच्चों, 140 है। तो टोटल मुर्गियों की संख्या कितनी होगी, तो कुल मुर्गियों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। ये सिर पैर वाला आता है, संख्या कितनी होगी, ठीक है। आंसर कैसे करना है, देखो सिंपल सा है। अब देखो, आपको पता है, सबसे पहले इसमें दिमाग क्या लगाना है, सिर तो हर किसी का एक ही होता है, या किसी के 2 भी होते हैं, रावण मत कह देना आप, ठीक है। कई वो 10 होते हैं सर, ये होता है वो होता है। सिर तो मुर्गी के हो या गाय को एक ही शर्त होगा। पैर कितने होते हैं बच्चों, मुर्गी के कितने होते हैं, 2 होते हैं, गाय के 4 होते हैं। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए कि किसके कितने सर हैं, किसके कितने पैर हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, एक आदमी के पास कुछ गायों कुछ मुर्गियां हैं जिसमें सिरों की संख्या 48 है, ठीक है। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, हम मान लेंगे मुर्गियां x हैं, माना मुर्गियां x है, ठीक है। मैंने कितना बात बता दिया बच्चों, मुर्गियां x हैं। अब दोनों को मिला के कितने, देखो 48, कैसे हैं 48, सिर तो एक ही होगा ना। अब सिरों की संख्या 48 है, इसका मतलब है मुर्गी प्लस गाय मिला के 48 है, यही तो है। तो मुर्गियों की संख्या पूछिए, तो मुर्गी और गाय मिला के 48, और मैं ये कह रहा हूं कि मुर्गियां x हैं, मुर्गियां x हैं, तो गाय कितनी होगी, 48 में से x हटा दो, वो गाय बची। गाय कितनी हो जाएंगी बच्चों, 48 माइनस x, सिंपल सा तो है। मैंने 48 ही क्यों किया, 140 में से क्यों नहीं किया, क्योंकि बच्चों सर दोनों का एक ही होगा, एक ही होगा, तो दोनों को मिला के 48 है, उसमें से एक x हो गया तो दूसरा कितना हो गया, 48 माइनस x हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ो, उसमें आगे को उसने लिखा है कि मुर्गियों के पैरों की, अब आपको यहां से पता होना चाहिए, उसने कहा पैरों की संख्या कितनी है, 140 है। अब आपको पता होना चाहिए मुर्गियों के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल कितने मुर्गियों के पैर होंगे, के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, मुर्गियों के पैरों की संख्या। देखो मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, और एक हमने मुर्गियों की संख्या x मान रखी है, तो x मुर्गियों के टोटल संख्या है, तो उसको 2 से गुणा कर दो तो उतने मुर्गियों के पैर होंगे, 2x हो जाएगा। ये कैसे होगा, क्योंकि टोटल x मुर्गियां हैं, हर किसी के 2 पैर हैं, तो 2 से गुणा कर दो, उतने ही पैर होंगे, ठीक है। और गाय के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, गाय के पैरों की संख्या देखो, गाय के पैरों की संख्या, ठीक है, पूरा लिखना, गाय के पैरों की संख्या। अब गाय कितनी है, इतनी गाय है, पैर कितने होते हैं, 1 के 4 होते हैं, तो 4 से इंटू करो, 4 इंटू
48 माइनस एक्स, ये गाय के पैरों की संख्या होगी। ठीक है, अब उसने क्या किया है, टोटल क्वेश्चन में देखो उसने ये लिखा है लास्ट में, यदि इनके सिरों की संख्या 48 हो और पैरों की संख्या 140 हो, तो पैरों की संख्या टोटल दोनों के पैरों की संख्या कितनी है, 140, यानी टोटल दोनों के मतलब मुर्गियों के पैरों की संख्या प्लस गाय के पैरों की संख्या बराबर 140। तो लिख दो आप भी, टोटल पैर लिखो, दिया हुआ है 2x मुर्गियों के पैर, 4 इंटू 48 माइनस एक्स बराबर दोनों की 140 होगी। बस सॉल्व कर दो, इतना ही तो है। 2x से ऐसा रहा, 4 से अंदर इंटू होगा। ठीक हो, 8 चुके 2 और 17 18 19 192 माइनस 4x बराबर 140 हो जाएगा। ठीक है, 2x में से 4x माइनस करोगे तो माइनस 2x हो जाएगा और 192 उधर जाएगा, 140 में से 192 माइनस करो तो कितना हो जाएगा बच्चों, लगभग कितना हो जाएगा 52। ठीक है, माइनस 52 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर कितना होगा, डिवाइड में आ जाएगा 52/2, यानी x बराबर 26 हो तो गया, x बराबर 26। तो आपने क्या माना था, माना मुर्गियों की संख्या x है, तो x की वैल्यू आ गई 26 मुर्गियां हैं। तो ठीक है, तो गाय कितनी होंगी आपको पता है, दूसरा गाय कितना होगा 48 माइनस एक्स, यानी 48 टोटल सर है, उसमें से 26 गाय हैं, तो 26 में 48 कितना गैप हुआ, 36 यानी 22, तो गाय कितनी होगी 22 हो तो गया, गाय 22 और मुर्गियां 26 होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या बनाना है, इस क्वेश्चन को बनाना है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आप लिखो, क्वेश्चन खुद करना है। ठीक है, एक पिंजरे में कुछ मुर्गियां व कुछ खरगोश हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना, एक पिंजरे में कुछ मुर्गियां व कुछ खरगोश हैं, पूरा लिखना है। एक पिंजरे में कुछ मुर्गियां व कुछ खरगोश हैं जिनके सिरों की संख्या 72 है और पैर की संख्या 200 है। तो उस पिंजरे में मुर्गे व खरगोश की संख्या बताइए, अलग अलग कितने मुर्गे वो कितने खरगोश हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, कितने मुर्गे व कितने खरगोश हैं, सिंपल सा बात है। अब बताओ, सर तो दोनों का एक ही होगा ना बच्चों, एक ही होगा, तो आप क्या करोगे, माना मुर्गे लिखो, माना मुर्गे x हो गया। अब सर दोनों का एक ही है, एक, तो खरगोश कितने होंगे, अब मुर्गे x हैं तो 72 में से x खरगोश होंगे, माइनस कर दो, तो खरगोश कितने हो जाएंगे 72 माइनस एक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखना उसने क्या किया, उनके पैर की संख्या 200 है। अब मुर्गे की, माना मुर्गे के पैर कितने होंगे बताओ, मुर्गे के कुल पैर, क्योंकि मुर्गे कितने एक्स हैं, एक मुर्गे के 2 पैर होते हैं तो 2x पैर मुर्गे के होंगे, और खरगोश के कितने पैर हो जाएंगे, खरगोश की संख्या कितनी है बच्चों 72 माइनस एक्स है, तो 4 पैर होते हैं खरगोश के, 4 गुणा 72 माइनस एक्स, ये खरगोश के पैर हो जाएंगे। टोटल पैर दिए हैं उसने 200 हैं, तो इनको इसको इसके पैर जोड़ के कितने कह रहा है वो 200, तो हम भी कर देते हैं ऐसा, 2x प्लस 4 इंटू 72 माइनस एक्स बराबर, हमने भी 200 ले दिया क्योंकि पैरों की संख्या कितनी है 200 है। सॉल्व कर दो, 2x प्लस 4 से इंटू करो, 4 इंटू 2 कितना होगा 8 और 28, 288 ना, 7 चौको 28, हाँ, माइनस 4x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 200 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x में से 4x करो माइनस 2x, और ये माइनस 288 वहाँ चला जाएगा, 200 में से माइनस 288 करो तो माइनस 88 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x से डिवाइड में आ जाएगा, x बराबर 44 आ गया। तो किसकी संख्या आ गई आपकी, किसकी मानी थी हमने, मुर्गे x की वैल्यू निकल गई, मुर्गे कितने 44 है, और खरगोश कितने हो जाएंगे बच्चों 72 में से 44 कम कर दो, कितना जितना भी होगा। ठीक है, तो खरगोश की संख्या आ जाएगी 72 माइनस 44। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, आपका क्या आ जाएगा, मुर्गे की संख्या भी आ जाएगी और खरगोश की संख्या भी आपकी आ जाएगी। ठीक है, ये टाइप 2 का क्वेश्चन था, इसको एक बार कर लेना, देख जाना इसको, तो आपका काम बहुत ईजिली मतलब ये वाला भी हो जाएगा। ठीक है, इसको मतलब 1-2 बार रिविजन कर लेना, चेक कर लेना कैसे बनाना है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।